हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को जिसमें हम डिस्कस करेंगे फुल सर्कल। फुल सर्कल किस चीज़ का फुल सर्कल? आपने देखा ये मुख्यतः आपकी इकोनॉमी पर बेस्ड है। कैसे? जो रिटेल इन्फ्लेशन है 2014 में के पहले जैसे थी वैसे ही अब फिर से आ गई है। बीच के कुछ दिनों में ये मेंटेन रही, लेकिन उसके बाद फिर आप उसी लेवल को उसने क्रॉस कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इस एडिटोरियल की जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से भी इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। कटिंग फ्यूल टैक्स, और साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर अगर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRINATH10। ये कूपन कोड आप यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर सकते हो जब भी आप अपना सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे हो। तो फुल सर्कल की बात करें, क्या है भैया फुल सर्कल? कटिंग फ्यूल टैक्स इज अ मस्ट टू इंश्योर ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कटिंग फ्यूल टैक्स मतलब समझ रहे हो ना, जो भी जीवाश्म जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन पर लगने वाला टैक्स अगर गवर्नमेंट कम कर देती हैं तो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी स्टेबिलिटी और इंश्योर हो जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी? आपको मालूम होगा अभी हाल ही में हमारे जो रुपए की कीमत है कंटिन्यूसली डाउनग्रेड हो रही है। उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसे मार्केट में बेचती है और उसके बदले में रुपए खरीदती है। तो रुपए खरीदने से क्या होती है, रुपए की डिमांड बढ़ जाती है और रुपए थोड़ा बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन रुपए के कमज़ोर होने का कारण कुछ अलग है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कंट्री तो है नहीं। जितना जो कुछ भी है ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट कम करोगे तो लोग आप, क्योंकि जब हम किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरा देश क्या करता है, हमें रुपया देता है। और रुपया वो कैसे देता है? रुपये वो खरीदने जाता है अपने जो भी देश की उसकी करेंसी होगी, मुख्यतः डॉलर में इस चीज़ का व्यापार होता है, तो वो डॉलर लेके जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। वो कहेगा कि भैया हमें रुपये दे दो। जब वो डिमांड करेगा और ऐसे कई देश जब डिमांड करेंगे तो रुपए की कीमत क्या हो जाती है, डिमांड जब रुपए की बढ़ती है तो रुपए की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अभी हम एक्सपोर्ट उतना कर नहीं रहे हैं तो रुपए की डिमांड इतनी है नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, तो रुपए की कीमत क्या हो रही है, घट रही है। बजाय इसके हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना रुपया बेचना पड़ता है, डॉलर खरीदना पड़ता है और फिर हम व्यापार कर पाते हैं। ये पूरे साइकिल के अंतर्गत रुपए की क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है। तो इनका कहना ये है कि अगर आप फ्यूल टैक्स कम कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको बढ़ावा मिलेगा। अब एक या तो रुपए वैसे बढ़ जाए या डोमेस्टिकली अगर आपकी डिमांड अच्छी हो आपके प्रोडक्शन की तो भी रुपए बढ़ सकता है। ये इकोनॉमी के का अलग अलग टर्म है, उसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि अगर फ्यूल टैक्स पर गवर्नमेंट जो ड्यूटी है अपनी कम कर देती है, गवर्नमेंट अपना जो टैक्स लेती है उसको कम कर देती है, भले ही गवर्नमेंट को उसके बदले बहुत नुकसान झेलना पड़े, लेकिन जो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो अभी के लिए बढ़ जाएगी। तो ये इनका कहना है। तो स्टार्ट करते हैं। एज द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी मार्क द 8th एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8वीं एनिवर्सरी मना रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है, उसके अंदर रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ एक्सेलरेटेड क्लोज टू द 8.3% लेवल लास्ट सीन इन May 2014। तो इसके अंदर जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगभग कितना 8.3% तक बढ़ गया है। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो 8.3% का जो लेवल है ये 2014 से पहले था, जब मोदी गवर्नमेंट आई नहीं थी उस समय इतना लेवल चल रहा था महंगाई का। लेकिन अभी हाल ही में फिर से उसी लेवल को क्रॉस कर दिया है। व्हेन द मिस्टर मोदी अज्यूम्ड ऑफिस इन द लास्ट वीक ऑफ मंथ फॉर द ये लास्ट वीक की बात कर रहे हैं कि लास्ट वीक में इस लेवल को क्रॉस कर दिया था महंगाई ने। फॉर गवर्नमेंट दैट प्राइडेड इटसेल्फ ऑन इन्फ्लेशन, प्राइडेड गौरवान्वित महसूस करवा रही थी खुद के लिए। फॉर गवर्नमेंट दैट प्राइडेड इटसेल्फ ऑन इट्स इन्फ्लेशन टेमिंग सक्सेस इन द फर्स्ट 5 years, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग द COVID-19 pandemic, high crude oil price and now the war in Ukraine have created a
storm that sent consumer price index based inflation racing to 95-month high of 7.79% in April 2022। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो गवर्नमेंट है, वर्तमान गवर्नमेंट खुद के लिए क्या कर रही थी, गौरवान्वित फील करवा रही थी कि उसने इन्फ्लेशन को क्या कर दिया है, रोक दिया, और उस सक्सेस को क्या कर रही थी, एंजॉय कर रही थी पहले 5 साल में। लेकिन जैसे ही उसका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ, उसी के अंदर कोविड-19 आ गया, तो उससे क्या हुआ, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ी, वो तो बढ़नी थी। दूसरा फिर क्या हुआ, जब जैसे ही कोविड-19 आया तो जो फैक्ट्रीज थी बंद हो गई, कार वगैरह थी बंद हो गई, जितने भी वाहन थे वो सब बंद हो गए। उसके कारण जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस डिमांड है वो कम हो गई। जब क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो गई तो जितनी भी ओपेक कंट्रियां हैं उन्होंने क्या किया कि जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया। प्रोडक्शन कम करने से क्या हुआ कि ऑयल जो सस्ता एकदम से हो रहा था वो उतना सस्ता नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही कोविड-19 ओवर हुआ उसके बाद एकदम से डिमांड बढ़ी क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ी, लेकिन जो ओपेक कंट्री थी उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं। तो आप समझ रहे हो, मार्केट में किसी चीज़ की कमी हो जाना और उसकी डिमांड बढ़ जाना ये महंगाई का कारण है। तो यहाँ पर हाई क्रूड ऑयल हो गया। ये सब चल ही रहा था कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट हो गया। तो आपको मालूम होगा कि यूक्रेन ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूरोप का, और रशिया जो कि एक सबसे बड़ा जो एनर्जी सप्लायर कंट्री है, दोनों युद्ध में कूद गए। और जब दोनों में युद्ध में कूद गए तो उसके बाद अमेरिका की एंट्री हुई, उसने धड़ाधड़ सैंक्शन लगा दिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो जो क्रूड ऑयल था वो हाई पे पहुंच गया। यूक्रेन के कारण जितनी भी डिमांड थी वीट की, मतलब अनाज की मुख्यतः, वो बढ़ गई। तो उससे जो स्टॉर्म पैदा हुआ, परफेक्ट स्टॉर्म दैट सेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेसिंग। तो यहाँ पर उस स्टॉर्म ने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको हाई लेवल पर पहुंचा दिया, और वो 95 मंथ के हाई पर पहुंच गया। अगर अप्रैल में देखें तो लगभग 7.79% था। और आपको हमारे देश की महंगाई दर जो हाई होनी चाहिए उसका मालूम ना हो तो वो है आपका 6%, और महंगाई 4% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हो कि 7.79% तक महंगाई पहुंच गई है। फूड एंड फ्यूल वर द बिगेस्ट कल्प्रिट, फेनिंग लास्ट मंथ फ्यूरियस पेस ऑफ द प्राइस गेन दैट सीम्स अनअवेटिंग। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि जो फ्यूल है और फूड है, इन दोनों की प्राइस जो है हाई पर पहुँच गई। क्यों पहुँच गई, मैंने वो चीज़ डिस्कस कर ली है, यूक्रेन और रसिया के कारण। फूड इन्फ्लेशन एज अ मेजर्ड बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्यूकिंग टू 7 month high 8.38 last month, with rural consumer experiencing at 8.5%, a pace that was 41 basis point faster than that experienced by their urban counterpart। तो यहाँ पर जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन एज अ मेजर्ड बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स क्विकिंग टू, तो यहाँ पर जो फूड प्राइस का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंपैरिजन में 41 बेसिस पॉइंट, और साथ ही साथ रूरल एरिया में ये ज़्यादा बड़ा देखने को मिला। 10 of the 12 आइटम इन द फूड एंड बेवरेज बास्केट ऑफ द ओवरऑल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रजिस्टर्ड सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल को मैंने, मतलब इसी टाइप के एक एडिटोरियल को मैंने कुछ समय पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कौन कौन से फूड आइटम मुख्यतः बढ़ रहे हैं। उसमें ये भी था कि हम कौन कौन से फूड आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फूड आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसमें डिस्कशन था। तो यहाँ पर 10 of the 12 आइटम इन द फूड एंड बेवरेज बास्केट ऑफ द ओवरऑल CPI रजिस्टर्ड सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल। मतलब सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। लगभग 12 आइटम ऐसे हैं जो फूड एंड बेवरेज के। ऑफ कंसर्न आर प्राइस ऑफ सीरियल मतलब अनाज एंड प्रोडक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट a tenth of CPI and account for key staple of the wheat and rice that are essential for ensuring the food security। तो यहाँ पर एक और कंसर्न ये चीज़ है कि अनाज के जो प्रोडक्ट हैं, अनाज और प्रोडक्ट जो लगभग 10% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रभावित करते हैं, उनकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर वीट और राइस की प्राइस अगर बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं किसी भी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि कभी भी अगर फूड शॉर्टेज हो या कोई गवर्नमेंट ये चाहती है
कि वहाँ पर उसके देश में फूड सिक्योरिटी हो, तो उसके लिए वो हमेशा मतलब गेहूँ और राइस इन दोनों पर ध्यान देगी कि इनके प्राइस ज़्यादा ना बढ़ जाएं। तो किसी भी फूड सिक्योरिटी के लिए ये दो फसलें या दो अनाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्फ्लेशन इन सीरियल एक्सीलरेटेड बाय द मोर देन 100 बेसिस पॉइंट टू 5.96% लास्ट ईयर। और यहाँ पर आप देखने वाली बात है कि जो इन्फ्लेशन है सीरियल्स की, मतलब अनाज की, वो एक्सेलरेट हुई है लगभग 100 बेसिस पॉइंट के थ्रू, और 5.96% पर थी लास्ट मंथ में। With both output and government procurement of wheat set to lower than estimated earlier and export seeking to corner a greater share of the crop to tame the recent surge in global demand for the grain, domestic price have already hardened and could pose challenge to household budget in the coming month। तो यहाँ पर विथ बोथ आउटपुट एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, मतलब आउटपुट समझ रहे हो ना कि लोगों ने कितना उत्पादन किया और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कितना प्रोक्योर किया। क्या होता है, जो जितनी विकासशील कंट्री हैं या जो गरीब देश हैं उन कंट्रीज़ में ये चीज़ देखी जाती है कि आखिरकार गवर्नमेंट कितना खरीद रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब अनाज होगा तभी वो, जैसे हमारे यहाँ फ्री अन्न देने वाली स्कीम चल रही है पिछले 1.5 साल से, तो गवर्नमेंट क्यों कर पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना अनाज खरीद लिया था। अगर मान लो प्राइवेट मार्केट में होता तो गवर्नमेंट उस चीज़ को इतने आसानी से रन नहीं करवा पाती कि 1.5 साल से वो फ्री में खिला रही है लोगों के लिए। 80 करोड़ के लगभग जनता को वर्तमान गवर्नमेंट भारत की फ्री में खिला रही है, और अगले 6 महीने के लिए भी उसने एक्सटेंड कर दिया है, अगर आपने पिछले कुछ महीनों का संसद का भाषण सुना हो तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि बोथ आउटपुट, मतलब किसानों ने कितना उत्पादन किया, और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट वीट सेट टू लोअर देन एस्टिमेटेड, तो वो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, कम है। गवर्नमेंट ने भी कम खरीदा है और जो निकला है वो भी कम है। एंड एक्सपोर्ट सीकिंग टू कॉर्नर अ ग्रेटर शेयर ऑफ क्रॉप टू टेप रिसेंट सर्ज इन ग्लोबल डिमांड फॉर द ग्रेन। तो यहाँ पर जो डिमांड है कंटिन्यूसली इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक प्राइस है वो ऑलरेडी, और उसके कारण क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक प्राइस है गेहूं वगैरह की वो भी बढ़ रही हैं। अभी आप अगर देखो, एक बेसिक जो सरबती गेहूं होता है जिसकी प्राइस कभी 2000 या 2200 या 2300 तक चलती थी, आज वो 3600 तक बिक रहा है। आप समझ रहे हो ना, 1300 पर क्विंटल की बात कर रहा हूँ मैं, तो लगभग 1300-1400 का डिफरेंस है। हार्डन एंड कुड पोस्ट चैलेंज हाउस होल्ड बजट इन द कमिंग मंथ। तो सीधी सी बात है, जो हाउस होल्ड बजट है या जो, क्योंकि खाने के लिए आप आटा तो लोगे ना, तो उस बजट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। एडिबल ऑयल इज अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड बास्केट मेरिटिंग क्लोज मॉनिटरिंग टू प्राइस फ्रंट। तो यहाँ पर अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो एक सामान्य स्वरूप में भी, अब देखो आप ज़्यादा उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ना जाओ, आप आजू बाजू में ही आप देखो, जो आपको तेल का पैकेट या जो भी आप तेल खरीदते थे, 1 किलो तेल की कीमत 60-70 या ज़्यादा से ज़्यादा 80 इतनी रहती थी, आज वो 190 160 ऐसे रन कर रहा है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्राइस टैग है। वाइल इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ कुकिंग मीडियम सो बाय 155 बेसिस पॉइंट फ्रॉम मार्च, और इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ कुकिंग मीडियम slowed by 151 basis point from March. The pace was still dizzying 17.28, with the sequential rate also sizable 2.52, with the war in Ukraine having shut the tap on sunflower oil supply from the larger global source of the commodity, unless Indonesia resigns its ban on palm oil export in the near future. The immediate outlook for the edible oil price is far from resurging. तो यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल का जो इन्फ्लेशन है वो 151 पॉइंट बेसिस पॉइंट से थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन जो पेज है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, स्टिल अ डिजिंग 17.28%, विद द सीक्वेंशियल रेट ऑल्सो साइजेबल 2.52%। जो सीक्वेंशियल रेट है वो कम से कम कहीं ना कहीं 2.52% से बढ़ रहा है। वाइल द वार इन यूक्रेन हैविंग द सेटअप टेप ऑन सल्फर, जब यूक्रेन का ये वॉर हो रहा है तो आपको मालूम होगा यूक्रेन सबसे ज़्यादा सप्लायर है सनफ्लावर ऑयल का, तो वहाँ पर अभी एक्सपोर्ट रुक गया है यूक्रेन से। लार्जर ग्लोबल सोर्स ऑफ द कुकिंग कमोडिटी अनलेस इंडोनेशिया रिसाइंड इट्स बैन ऑन पाम ऑयल एक्सपोर्ट इन द न्यू फ्यूचर। जब तक कि इंडोनेशिया अपना मतलब बैन नहीं लगा देता अपने पाम ऑयल पर,
इंटरनेशनल मार्केट में, तब तक अभी इमीडिएट आउटलुक फॉर एडिबल ऑयल प्राइसेस फार फ्रॉम रिसर्जिंग। तो यहाँ पर जो एडिबल ऑयल के प्राइस हैं अभी देखने में लगता नहीं है कि वो मतलब बढ़ेंगे नियर फ्यूचर के अंदर। लेकिन हाँ, अगर वो अब इंडोनेशिया भी बैन लगा देता है अपने एक्सपोर्ट पर कि भाई पाम ऑयल वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तब आपको एकदम से सर्ज देखने को मिलेगा। वो आपने पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला भी था, क्योंकि जब हमारा 80 रुपये पर केजी से, अगर सोयाबीन ऑयल की मैं बात करूं, तो एकदम से जब 120 या 130 रुपये पर केजी पर पहुंचा था एडिबल ऑयल, उस समय ये बातें हो रही थी कि भाई बातें क्या हो रही थी। उस समय इंडोनेशिया ने बैन लगाया था पाम ऑयल पर, और उसी के कारण बैन नहीं लगाया था, सॉरी, इंडिया इंडोनेशिया से ख़रीद नहीं रहा था। और जैसे ही फिर से प्राइस बढ़ी एडिबल ऑयल की प्राइस, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली थ्रू with inflation now having turned far more broad-based and lodging a strident pace in excess of 8% for 4 of the 6 subgroup। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन अभी देखो टोटल 6 सब ग्रुप हैं, उसमें से 4 सब ग्रुप हायर इन्फ्लेशन के अंदर चल रहे हैं। जो 8% है उसको भी पार कर चुके हैं इन द CPI। तो पॉलिसी मेकर हैव देयर टास्क कट आउट। तो यहाँ पर पॉलिसी मेकर के पास टास्क है कि भाई जो इतनी महंगाई बढ़ रही है सभी के इतने सब ग्रुप को, उनको फिर से वापस कम किया जाए। वाइल द RBI मस्ट कंटिन्यू टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वास्ट मेजोरिटी हु हैव हैज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर RBI को क्या करना चाहिए, अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इकोनॉमी को रेगुलेट करती है ये आप जानते ही होंगे कि अगर RBI अपनी रेपो रेट बढ़ा देता है तो लोगों के पास पैसों की कमी पड़ जाती है। जब लोगों के पास पैसों की कमी होगी तो जो लोग खरीदने का मन नहीं बनाएंगे, जब लोग खरीदने का मन नहीं बनाएंगे तो फिर अपने आप महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि जो बेचने वाला है वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ते दामों में चीज़ें बेचे, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला है ही नहीं। लेकिन जब रेपो रेट वो क्या कर देता है, RBI कम कर देता है, तो लोगों के पास पैसा आ जाता है। जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो बेचने वाला होता है उसके भाव बढ़ जाते हैं कि भाई अब तो हम अपने हिसाब से बेचेंगे क्योंकि ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इन्होंने ये कहा कि RBI को जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट करना चाहिए, प्रोटेक्ट द वास्ट मेजॉरिटी हु हैव हैज द अगेंस्ट, जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैं। एक वास्ट मेजॉरिटी मतलब सीधी सी बात है, सभी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट रहते हैं। तो उन सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी को अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहिए। रिफ्लेक्टेड इन डबल डिजिट प्राइस गेन इन द ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल एंड हाई कैटेगरीज लीव द गवर्नमेंट लिटिल ऑप्शन बट कट फ्यूल टैक्स if it is serious about taming inflation so as to ensure the overall macroeconomic stability। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि डबल डिजिट जो प्राइस गेन है ट्रांसपोर्ट के अंदर, फ्यूल प्राइस को के अंदर, वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं। डबल डिजिट मतलब समझ रहे हो ना कि जो क्रूड ऑयल $60-70 प्रति बैरल में मिल रहा था वो अब आज की डेट में जाके 120-100 डॉलर प्रति बैरल में पड़ रहा है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि इसमें गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्पेस तो रह नहीं जाता है कि वो कहाँ मतलब अपना टैक्स कम करें, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूल प्राइस या फ्यूल का जो टैक्स है उसमें कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूल टैक्स पूरे के पूरी ओवरऑल हर एक प्रोडक्ट को, पूरी महंगाई को बड़े आयाम में प्रभावित करता है। तो ये पूरा एडिटोरियल था, महंगाई पर बेस्ड था। मैंने पहले भी ऐसे कई एडिटोरियल कवर किए हैं, वो डिफरेंट आयामों के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।